माननीय सांसद जी, 2024 की बिसात क्या अयोध्या नगरी है बीजेपी के लिए? क्या राम मंदिर और फिर अबू धाबी में जाकर बैप्स हिंदू मंदिर के साथ हिंदू हृदय सम्राट, ये शशि थरूर कह रहे हैं, उनके शब्द हैं, इस प्लैंक पर, इस जमीन पर आप लोग 2024 का दांव चल रहे हैं? एजेंडा क्या है आपका? देखिए, पहली बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि श्री राम जन्मभूमि का मंदिर चुनाव तो छोड़िए, राजनीति का विषय भी नहीं हो सकता। यह भारतीय अस्मिता का विषय है और इसका 2024 से नहीं 1527 से कनेक्शन है, 1528 से, जिस समय भारतीय संस्कृति के मान बिंदुओं को पददलित करने के लिए उस समय विदेशी आक्रांताओं के द्वारा यह राम मंदिर तोड़ा गया था। तो आज मैं इस बात को रिपीट करता हूं, सरदार पटेल ने जब सोमनाथ का मंदिर बना था तो उन्होंने यही कहा था कि जब जब भारत पराधीन हुआ है तो सोमनाथ का मंदिर ध्वस्त हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ है तो सोमनाथ की अट्टालिकाएं आकाश को छुएंगी। आज दुख की बात है कि श्री राम जन्मभूमि के इस विषय को आते आते इतना समय लग गया और यह स्वतंत्रता के अमृत काल में हुआ, इसलिए इसका तो उससे कोई हमारा कनेक्शन नहीं है। यह हमारी आत्मा और अस्तित्व और अस्मिता का विषय। अब जो 2024 का विषय होगा वो होगा किस पे? गरीब कल्याण, विकास, राष्ट्र की सुरक्षा और सांस्कृतिक गौरव। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा, ज्ञान, GYAN, गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी शक्ति, इन सबको सशक्त करते हुए एक नया भारत एक नए स्वरूप में उभरता हुआ आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो एक तरफ है भरोसे का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ है भ्रम का नेतृत्व, जहां पता ही नहीं है कि कौन कहां पे खड़ा हुआ तथाकथित इंडिया गठबंधन के साथ में। तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि एक नई किरण मैं देखता हूं। अमृत काल का पहला काल गया है ना, तो मोदी जी ने बहुत से ऐसे असंभव काम करके दिखाए हैं। राम जन्मभूमि के मंदिर को भी कहूं, जिस जमाने में शुरुआत हुई थी तो ऐसा लगता था कि जैसे पत्थर में से कोई अंकुर उगाना हो। तो अटल जी की इस पंक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती से उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुकरात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। शुरुआत आपने राम मंदिर से किया और जवाब का अंत भी राम मंदिर से किया, दिलचस्प है ये। लेकिन आलोक शर्मा जी वो कह रहे हैं कि इधर भरोसे का नेतृत्व है, इधर भ्रम की राजनीति है। सवाल यह है कि भारत न्याय यात्रा जब कर रहे हैं, ये जात पर, कास्ट सेंसस पर ही पूरी पॉलिटिक्स क्यों? मंडल 2 का हिस्सा कांग्रेस बन गई है, जिसके जरिए आपको लगता है कि आप धर्म के इस दाव को, तथाकथित दाव को मात दे पाएंगे? देखिए, मंडल 2 तो नहीं है ये सामाजिक न्याय की लड़ाई जरूर है, लेकिन मंडल 1 जो करने वाले लोग थे उस सरकार को अगर कोई समर्थन दे रहा था तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। तो जातिवाद के बिना आंकड़ों के मंडल 1 लागू करने का काम अगर किसी सरकार ने उस समय पर किया था तो बीजेपी ने किया था। वापस आते हैं, इन्होंने कहा विकास की राजनीति, शुरुआत भी धर्म के, आस्था के तमाम प्रतीकों से करते हैं भाषण के, और अंत भी उसी से करते हैं। गरीबी की बात करते हैं और गरीबी के ऊपर अगर हंगर इंडेक्स से लेकर न्यूट्रिशन वैल्यू से लेकर और तमाम चीजों की बात करें तो उस पर बात नहीं करते। अन्नदाता की बात करते हैं, 3 काले कानून लेकर आते हैं, 700 किसानों की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 3 काले कानून वापस लेते हैं, और जिस तरह से इकोनॉमिक सोशल डिस्पैरिटी बढ़ती है उसके बाद भी बात करते हैं। नारी शक्ति की बात करते हैं, जनगणना बाद में कराएंगे, डिलिमिटेशन बाद में होगा, तमाम चीजें बाद में होंगी, 2021 की जनगणना आज तक नहीं कराई है, दूसरों पर सवाल उठाते हैं। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि केवल 2013 से लेकर अभी तक लगभग 40% महिलाओं पर अत्याचार इस देश में बढ़ा है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप नारी शक्ति की बात तो करते हैं। राम भूमि के ऊपर भी, राम जन्मभूमि, राम मंदिर की बात करते हैं। 1986 में कहा था कि हम पूरी तरह से आस्था का विषय है, न ये न्यायालय का है न संसद का है। उस पर यू टर्न लिया, सरकार में आए तो कहा कि नहीं ये न्यायालय का विषय है, हमें तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला। जब पूर्ण बहुमत मिला तब भी कहा कि न्यायालय का विषय है। तो प्रभु राम के ना तो पक्षकार रहे न्यायालय में ये, और ना किसी तरह से इन्होंने कोई लड़ाई लड़ी उस तरह से। जिन पक्षकारों ने लड़ाई लड़ी न्यायालय ने फैसला दिया। लेकिन आप तो इनका एजेंडा बता रहे, कांग्रेस का एजेंडा बताइए ना, 24 का आपका एजेंडा। मैं वापस आ रहा हूं, अपने उसी एजेंडे पर भी आ रहा हूं। आज जिस तरह से राम मंदिर के नाम पर और जिस तरह से तमाम चीजें चल रही हैं वो पूरा देश देख रहा है। आरएसएस के लोग पीले चावल पहुंचाना, फलाना ढिकड़ा, पर्ची काटना, ये करना वो करना। आज द्वारका के फ्लाईओवर पर राम मंदिर प्रकोष्ठ भाजपा
और ऊपर मोदी जी का फोटो लगाना, ये पूरा देश देख रहा है किस तरह से एडवर्टीजमेंट की सरकार है। G20 में 30,000 करोड़ के करीब का एडवर्टीजमेंट खर्च हुआ और उसके बाद G20 से क्या मिला देश को नहीं पता है। वापस आता हूं, हमारा एजेंडा क्या है। हाँ। हमारा एजेंडा पूरी तरह से यह है कि 2013 से लेकर अभी तक जो झूठों के सरदारों की सरकार चल रही है उसका पर्दाफाश करेंगे। किसानों की आय कितनी बढ़ी वो हम जनता के बीच में ले जाकर बताएंगे। महिलाओं पर अत्याचार कितना हुआ वो बताएंगे। महंगाई किस कदर बढ़ी वो बताएंगे। किस तरह से आर्थिक और सामाजिक विषमता बढ़ी वो बताएंगे। किस तरह से कोरोना के बाद कुछ अमीर मित्र लोग पूरी तरह से और ज्यादा अमीर होते चले गए और गरीब गरीब होता चला गया। हम बताएंगे कि किस तरह से आज सांसद भी संसद में न्याय मांगने के लिए मजबूर है, उनको भी संसद से बाहर फेंक कर और अपने तमाम बिल वहां पर पेश कराए जाते हैं। इसीलिए हम न्याय की लड़ाई लेकर आए हैं, भारत जोड़ने की लड़ाई लेकर आए हैं। सामाजिक नीति हो, आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो, सबका जिस तरह से इन लोगों ने केवल एडवर्टीजमेंट तक उन तमाम नीतियों को लाकर छोड़ दिया है, जिस तरह से नफरत और अन्याय देश के अंदर बढ़ा है, हम उसको जनता के बीच में लेकर जाएंगे। आलोक जी जो कह रहे थे उस पर राजीव रंजन जी अब आपके पास आती हूं, क्योंकि मुझे लगा था कि कांग्रेस का ये एजेंडा बताएंगे। नीतीश बाबू जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही थी, अब तो पहले तो उसमें बाहर नारा लग रहा था कि देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। जेडीयू के समर्थक ही लगा रहे होंगे, ललन सिंह का आप लोगों ने सफाया कर दिया अध्यक्ष पद से। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है। मेरा प्रश्न है कि आपका एजेंडा क्या है? नीतीश कुमार पीएम बने, 20 करोड़ नौकरी कैसे देंगे? बताइए, प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया का एजेंडा, इंडिया में शामिल तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वही इंडिया का एजेंडा है, और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए दिखेगा। जो बड़े सवाल हैं, सबसे पहले मैं आपके एक जो आपने आरोप लगाया उसका मैं खंडन करना चाहूँगा कि ललन सिंह जी का सफाया नहीं हुआ है। 35-37 वर्षों का उनका संबंध है नीतीश कुमार जी के साथ, बेहद आत्मीय संबंध, और वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में समय देना चाहते थे। उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा देने की बात कही। जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे या आरजेडी के टिकट पर ललन सिंह लड़ेंगे? देखिए, निसंदेह वो जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे। पक्का राजीव जी? जीत कर आएंगे। फर्स्ट टाइम वोटर बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस बार। भारी तादाद में फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार वोट करने वाले हैं। उनको कैसे अपनी तरफ करेगी बीजेपी? आपको लगता है कि वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से प्रभावित होने वाली जनता है, युवा है? देखिए, सवाल क्रेडिबिलिटी का होता है नेता का। हाँ। नेता की नीयत कैसी है, उसकी नीतियां कैसे है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भारत को जो युवा है वो अच्छी तरीके से पोजीशन जानता है कि एम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की दर क्या है। आज की स्थिति है 8.8%, और माफ करना, ये कांग्रेस वाले जब रोज सत्ता में थे तो इनकी स्थिति 11.3%। एक बात बताइए, क्या मोदी जी हर सेक्टर में विकास ये सरकार नहीं कर रही है? इसका जवाब ये नहीं है, और विरोधी भी ये नहीं कहते। विरोधी क्या कहते हैं कि आपने 2 करोड़ का वादा किया था, वो तो आपने दिए नहीं। मतलब आपने 100% रिजल्ट नहीं ला पाए हैं, ये इनकी शिकायत है। तीसरी बात आ जाओ बिहार की, अभी आपने चर्चा की इनसे। नीतीश बाबू की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, माफ करना। पलट पलट के जो इन्होंने किया ना, बार बार 98 में शुरुआत की, पलट गए, फिर 13 में पलट गए, 17 में पलट गए, 22 में पलट गए। तो बिहार की जनता ये सोच रही इनसे कैसे करेंगे? ये रामविलास पासवान जी की पार्टी बोले। एक सेकंड, अरे वाजपेयी जी, सुनिए, मतलब ये क्या बात कहेंगे घोर कलयुग आ गया। वैज्ञानिक आज मौसम का हाल बता रहे हैं। पार्टी जो है वो फैक्ट न रखे, मतलब आप ये कह रहे हो। मैं नहीं, दोनों करते हैं। हम कहिए, उन्होंने भी किया, हमने भी उतना ही किया। हम अपना ना कोई ऐड कर रहे हैं ना डिलीट कर रहे हैं, जो फैक्ट्स है वो हम जनता के सामने रख रहे हैं, इसमें क्या बुरी बात है? दूसरी बात ये इनका एडमिशन है, 15 साल लालू यादव रहे, 18 साल ये नीतीश बाबू है। आज भी पता क्या कह रहे हैं? बीमारी राज्य है जी, स्पेशल स्टेटस दो जी। कहां पहुंचाया आपने बिहार को 30 साल में? 30 साल का शासन करने के बाद जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है, रोज 2 हत्याएं। प्लीज डाटा चेक कर लीजिए। बाकी सारे राज्य निकल गए बीमारी से। अरे हम बिहार ये वहीं के वहीं खड़े 30 साल कह नहीं सकते कि, क्योंकि इन्हीं के पास रहा है सारी चीज। उसके बाद अरे ये अभी 5 लाख रोजगार की बात कर रहे थे। माफ करना, कल फोन आया हमारे पास, वो उसका अपॉइंटमेंट हुआ टीचर में, और वो ज्वाइनिंग करने का खुद अपने मुंह से बता रहा, एक खेत था जी, उसमें 1 कमरा बनाऊं, तो अब मैं बताऊं कहां ज्वाइनिंग करूं। तो ये स्थिति अगर बिहार की है, तो उसके नेता नीतीश कुमार पिछली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास कराया कि प्रधानमंत्री मटेरियल है, और आज भी नारे लगे। और प्रधानमंत्री की इच्छा जो है
वो सबके दिल में है और उसी के चक्कर ना एक दूसरे को मारामारी कर रहे हैं। मायावती तो आई नहीं, लेकिन कल उनकी बड़ा भारी स्टेटमेंट था आपके चैनल पे। ममता दीदी हो, नीतीश बाबू हो, राहुल गांधी हो, खड़गे साहब हो, शरद पवार हो, अखिलेश यादव, मतलब क्या करोगे? कैसे जनता यकीन करे इनकी बातों? और विजन क्या है इनके पास? विजन दिया इन्होंने कोई अभी तक? बताइए, 1.5 साल से ये गठबंधन की बात कर रहे हैं, कोई ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आया, ना अभी तक कन्वीनर बना, ना कोई चीज बनी। तो जनता ये देख रही है कि मोदी के सामने कौन